आज का पहला प्रश्न है, कच्चा द्वीप प्रायः भारत के किस देश के साथ संबंधों के संदर्भ में सुर्खियों में रहता है? ऑप्शन है भारत चीन के, दूसरा है भारत मालदीव के, तीसरा है भारत श्रीलंका के और चौथा है भारत पाकिस्तान के। तो इसका कौन सा आंसर जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारत और श्रीलंका के। कच्चा द्वीप जो द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि में पाक जलसंधि में 285 एकड़ में 285 एकड़ के क्षेत्र में ये विस्तृत है। यह रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर और श्रीलंका की सीमा के भीतर स्थित है। इस द्वीप का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का शासन था, लेकिन 17वीं शताब्दी में इसका नियंत्रण मदुरै के नायक वंश के अधीन रामानाथ जमींदारी को स्थानांतरित हो गया। बाद में यह द्वीप ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान मद्रास रियासत का हिस्सा था। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चातीऊ द्वीप पर स्वामित्व का विवाद जो है लगभग 1974 तक जारी रहा और दोनों देश इस द्वीप पर अपना दावा करते रहे। श्रीलंका ने इस आधार पर कच्चातीऊ द्वीप पर संप्रभुता का दावा किया कि 1505 से 1658 के दौरान पुर्तगालियों ने कच्चातीऊ पर आधिपत्य स्थापित किया था और 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत यह द्वीप श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया गया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तत्कालीन श्रीलंकाई प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायको को कच्चातीऊ द्वीप पर हस्तांतरण और यहां से अपने मत्स्य अधिकारों को त्यागने का विषय जो है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विचाराधीन मुद्दा है, लेकिन अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यह हस्तांतरण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा भारतीय संप्रभु क्षेत्र को श्रीलंका को स्थानांतरित करने से जुड़े मामले में के बावजूद संसद से इसे कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के द्वारा वायसराय पर बम फेंकना, चापेकर बंधु के द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या करना और चौथा है अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा नासिक के कलेक्टर एमटी जैक्सन की हत्या। तो कौन सा सही है? 4-1-2-3, 3-1-4-2, 1-4-3-2 या 4-3-1-2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 3-1-4-2। क्योंकि 1897 में तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव और केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया और चापेकर बंधुओं में दामोदर और बालकृष्ण ने तिलक की धारणा से प्रेरित होकर 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, तो 1897 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड एक जिला न्यायाधीश थे और प्रफुल्ल चाकी युगांतर नामक क्रांतिकारी समूह से संबंधित थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई और जब प्रफुल्ल को पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी तो उसने आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस बंगाल रियासत के एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और खुदीराम बोस को जब मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के लिए मौत की सजा सुनाई गई और फांसी दी गई थी तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम आयु में शहीद होने वालों में शामिल हो। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की शुरुआत की। इस संगठन के एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक में जिला कलेक्टर एमटी जैक्सन की हत्या कर दी और यह हत्या जो थी वो 21 दिसंबर
1909 को हुई थी, जब वो थिएटर में नाटक देख रहे थे। ठीक है, और इस हत्याकांड को नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना गया और अभिनव भारत सोसाइटी के 27 सदस्यों को दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया और बीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर को काला पानी भेज दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस को दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस या हार्दिक बम केस के नाम से भी जानते हैं। यह जो हुआ था 1912 में हुआ था। 1912 में युगांतर के सदस्यों राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में उस पर बम फेंका। वायसराय को मामूली चोट लगी, लेकिन उनके जो महावत था उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसकी शुरुआत 1940 के अगस्त प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के स्वरूप की गई थी और आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो अगस्त 1940 में की गई थी। इसकी विशेषताएं थी कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष में बाधा न आए। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की रणनीति का चयन किया और गांधी ने सोच समझकर प्रत्येक सत्याग्रहियों का चयन किया था। उनकी मांगे युद्ध में भागीदारी के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग तक सीमित थी। यह मुख्य रूप से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित था, न कि युद्ध की परिस्थितियों में अहिंसा के सिद्धांत पर। यह एक नियंत्रित व्यक्तिगत सत्याग्रह होना था, क्योंकि इसमें गैर कांग्रेसी सदस्य भाग नहीं ले सकते थे और सत्याग्रहियों को चुनने का अधिकार महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को जब ये शुरू हुआ तो इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त तिवारी बने। गांधी जी का निर्देश था कि सरकार द्वारा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे न केवल युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएं बल्कि गांव की ओर प्रस्थान करें और अपने संदेश को फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करें। इसी नीति के कारण इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी पड़ा। और सत्याग्रह के दो प्रमुख उद्देश्य थे कि भारतीय लोगों की प्रबल राजनीतिक भावना को अभिव्यक्ति प्रदान करना और भारतीय लोगों की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने का एक अवसर प्रदान करना। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत काल में किस अधिनियम के ने शिक्षा पर सरकारी व्यय किए जाने की शुरुआत की थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1793। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया एक कदम था। इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को अतिरिक्त 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी से कहते हैं। यह भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों को कानूनी स्थिति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था। यह एक निर्णायक अधिनियम था क्योंकि इसने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए संवैधानिक ढांचे की रूपरेखा तैयार की। इसमें कई प्रावधान थे कि कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसने कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया और चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्थापित कर दिया। इसके तहत प्रावधान यह भी किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहिए और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारतीय लोगों की शिक्षा को कंपनी का आधिकारिक उत्तरदायित्व माना गया। तो कह सकते हैं कि चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में ब्रिटिश शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत की। इसी अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में आने अपने धर्म को प्रचार करने की अनुमति दी गई। यूरोपीय ब्रिटिश विषयों के संबंध में भारत में प्रांतीय सरकारों और न्यायालयों के अधिकार को भी सशक्त किया गया और भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान को प्रोत्साहित करने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में विचार कीजिए कि इस दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी ने आमार सुनार बंगला की रचना की।
दूसरा है अविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए भारत माता का चित्र बनाया। और तीसरा है मद्रास क्षेत्र में इसका प्रसार चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में किया गया। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। इसके दो कथन सही है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई। इस आंदोलन के समर्थन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला की रचना की और यह गीत वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 16 अक्टूबर 1905 को सड़कों पर पद यात्रा कर रही विशाल भीड़ के द्वारा इस गीत को गाया गया था। इस गीत की पहली 10 पंक्तियां बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं और इसे 1971 में बांग्लादेश के द्वारा मुक्ति संग्राम के दौरान अपनाया गया था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया। इसमें राष्ट्रवादी प्रतीक की देवी को देवी के रूप में दर्शाया गया, फिर भी यह हिंदू देवियों के किसी भी ज्ञात देवी से भिन्न थी, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही है। आंदोलन का प्रसार अन्य भागों में हुआ। इसका प्रसार तिलक के नेतृत्व में बंबई में हुआ, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में हुआ, सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ, मद्रास में इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया, इसलिए इसका तीसरा कथन जो है सही है। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें बंगाल के विभाजन और कर्जन के प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा हुई और बंगाल के विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो इसके दो कथन जो हैं दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विचार कीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और स्टैच्यू ऑफ वननेस ये किससे संबंधित है और इनमें से कौन कौन सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो, तीनों या चारों? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो युग्म सम्मिलित है। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है यह रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है, यह रामानुजाचार्य को समर्पित है और यह प्रतिमा हैदराबाद के पास है। और रामानुजाचार्य 11वीं सदी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे और इन्होंने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। श्री भाष्य और ब्रह्मसूत्र पर रचित उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन्होंने भारत में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया, इसलिए पहला कथन जो है वो सम्मिलित नहीं है। अगर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है इसका निर्माण बेंगलोर में किया गया है और यह बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाद प्रभु कैंपगौड़ा को समर्पित है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है सही है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो आदि शंकराचार्य को समर्पित है और यह 108 ऊंची प्रतिमा है और यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित की गई। इस प्रतिमा का रोचक पहलू यह है कि इसमें आदि शंकराचार्य को युवा अवस्था में दिखलाया गया है। इस प्रतिमा में उन्हें विशेष रूप से 12 वर्ष की आयु अवस्था में चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है, जो अद्वैतवाद पर बल देते थे। प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ वननेस भी इस दर्शन को प्रतिबंधित करता है, जो ब्रह्मा और आत्मा की एकता और एकात्मक पर बल देता है, इसलिए तीसरा कथन जो है सही है। और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है जैन भिक्षु श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज को समर्पित है और यह प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले में है। ठीक है, उन्होंने जो पाली जिले में है विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज जो हैं, ये महावीर के संदेशों को जनता तक निस्वार्थ भाव से पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए चौथा कथन जो है वो गलत है। और अगर बात की जाए लचित बोर्डफुकन जी की, तो ये
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने असम के जोरहाट जिले में स्टैच्यू ऑफ वेलर का आयोजन किया था, जो लचित बोरफुकन जी को समर्पित है, जो अहोम साम्राज्य के पहले सैन्य और न्यायिक प्रमुख थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सरायघाट के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और अहोम साम्राज्य में पाइक प्रथा अर्थात बलात्श्रम की प्रणाली की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो ये इसके सही आंसर जो है बी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।